हेलो एवरीवन। सो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं धरती धन अन्ना अपना उपन्यास। ये जगदीश चंद्र का ये उपन्यास है और ये यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है आपको ये उसमें ये उपन्यास लगा हुआ है। तो इसे कंटिन्यू करते हैं आगे इस सेशन को। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। तेरे बाप के समान होगा जिसने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी। मंगू ने यह बात कर तो दी, लेकिन काली के शेर के पंजों की तरह खुले हुए हाथ देखकर वह डर गया। कई लोगों ने दबी जबान में मंगू से कहा कि वह इस झगड़े में माँ बाप को बीच में क्यों लाता है। बीच बचाव कराने के लिए बहुत से लोग एक साथ हो बोल रहे थे। जीतू चाहता था कि मंगू से काली भिड़ जाए और उसको पीट दे। बावे फत्तू के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था और वह बिटर बिटर हर एक चेहरे की ओर देख रहा था। उसने अपने पास खड़े जीतू से पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बंतू से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहकर टाल दिया। बाबे फत्तू ने बारी बारी हर एक से पूछा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। तो वह हताश होकर ऊंचे स्वर में बोला, सब जाने कौवे की तरह कहाँ कहाँ कर रहे हैं। मुझे कहते हैं कोई बात नहीं है। बाबा फत्तू अपनी लाठी टटोलकर उठा, लेकिन काली ने उसे फिर खाट पर बिठाते हुए कहा, बाबा जी आप बैठो, आराम से लेटो, बात खत्म हो गई है। मंगू वहां से उठकर परे चला गया। काली अपनी खाट पर आ बैठा। जीतू उसकी ओर एकटक देखता हुआ धीमे स्वर में बोला, बाबूजी तू तू तो पक्का सहरिया बनकर आया है। आज तू बिल्कुल सहरियों की तरह लड़ा है। हवाई फैर किए मजा तब था अगर मंगू के सारे दांत उसकी झोली में डाल देता। काली ने जीतू को कोई उत्तर नहीं दिया और ताश उठाता हुआ बोला, एक दो बाजियां हो जाए, मतलब खेल खेले। जीतू ताश के पत्ते फेंटने लगा तो बाकी लोग भी उनके पास आ गए और शीघ्र ही हा हा ही हु करते हुए ताश के पत्तों में खो गए। जब दिन ढल गया तो काली ने ताश जीतू के हाथ में थमा दी और अपनी खाट उठाकर बोला, परछाइयां लंबी हो गई है, जाकर काम शुरू कर दे। काली अभी तकिए के अंदर ही था कि मंगू ने बाबे की खाट को उठाकर मारते हुए कहा, बुढ़िया उठ उठा खाट यहाँ से, इतनी जगह घेर रखी है, अब तू यहाँ न आया कर। काली के चौबारे में ही दो पैर काटा कर। मंगू ने इन शब्दों के साथ दो तीन ठाके गूंज उठे और वे काफी दूर तक काली का पीछा करते रहे। 2 दिन में ही काली ने ड्योढ़ी को खदेड़कर मलबा साफ कर दिया। उसने जगह की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाकर मकान का नक्शा बना दिया। आगे ड्योढ़ी, इसके पीछे आंगन जिसमें एक और रसोई घर, दूसरी ओर एक कोने में सीढ़ी और फिर एक खुली कोठरी। उसका जी चाहा कि उसने आंगन में से वैसा ही हैंडपंप हो जैसा पादरी के घर में है। उसे बार बार ख्याल आता कि कोठरी के ऊपर एक चौबारा भी होना चाहिए जिसमें चारों ओर रंगदार शीशों वाली खिड़कियां हो और उनसे फर फर हवा आए आए जाए। काली जब चौबारे के बारे में सोचता तो वह बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता, लेकिन जब वह उसे कोठरी के ऊपर देखने की कोशिश करता तो वह उसे दूर पार कहीं भी दिखाई न देता। जब उसे यह याद आता कि वह केवल बाहरी दीवारें ही पक्की बना पाएगा तो उसके दिल में एक खलीज सी उठती। वह सोचता कि चौबारा ना सही, पूरा मकान तो पक्का बनाना चाहिए, लेकिन साथ ही दिल में प्रश्न उठता है कि इतना प्यार, इतना रुपया कहाँ से आएगा। यह सोच उसका दिल बैठने लगता और बार बार ख्याल आता कि उसने खाम खामोह खा मकान गिरा दिया। यदि अब पक्का ना बना सका तो जग हंसाई होगी, मतलब जग हंसेगा। इस अंधेरे में उसे रोशनी की एक किरण नजर आती है कि शायद छज्जू साने से कुछ
पैसे उधार मिल जाए, शायद वह उसके मन की मुराद पूरी कर दे। काली को याद आया कि अभी उसे अपने चाचा का लिया हुआ उधार भी चुकाना है। इस उम्मीद के सहारे उसने सारा मकान एक ही बार पक्का बनाने का इरादा कर लिया और जेब में 50 रुपए डाल वह छज्जू शाह की दुकान की ओर चला गया। काली दुकान पर पहुंचा तो चौधरी हरनाम सिंह और हावड़ा कलोई का जेलदार जेलदार अ, फौज फौजा सिंह वहां पहले ही बैठे थे। वे किसी गोपनीय बातचीत में व्यस्त थे। काली ने तीनों की बंदगी की। चौधरी हरनाम सिंह और जेलदार फौज सिंह ने काली पर एक उचटती सी नजर डाली, परंतु छज्जू शाह ने उसका हाल हवाल पूछा और खल बनोले की बोरियों के पास पीछे टाट के टुकड़े पर बैठने का संकेत किया। वे तीनों आपस में खुसर-फुसर कर रहे थे। काली पहले तो बेकार इधर-उधर देखता रहता, लेकिन जब उनकी बातचीत में रुपया का बार-बार जिक्र आने लगा तो वह भी कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। जेलदार फौजा सिंह को रुपये की जरूरत थी। चौधरी हरनाम सिंह सिफारिश के लिए साथ-साथ आया था। छज्जू शाह को भली प्रकार मालूम था कि फौज सिंह जेलदार के रोब में थाने कचहरी तक उसकी रसाई है। जिला हुक्काम से भी दुआ सलाम है। छज्जू शाह उसे बड़ी रकम देने में गड़बड़ा रहा था, क्योंकि उसे इस आसामी पर विश्वास नहीं था। लेकिन वह बहाना यह बना रहा था कि उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। वह ठोस जमानत चाहता था, लेकिन जेलदार हाथ उधार चाहता था। जब बात लंबी होने लगी तो छज्जू शाह दबी जबान में अविश्वास प्रकट करने लगा। तो चौधरी हरनाम सिंह शाह को समझाता हुआ बोला, शाह, सरदारों की जबान ही सबसे बड़ी जमानत होती है। इसी जबान में बड़े-बड़े व्यापार और रिश्ते नाते तय होते हैं। चौधरी जी, आपकी बात 16 आने ठीक है, लेकिन व्यवहार भी तो कोई चीज है, छज्जू शाह ने उत्तर दिया। जेलदार फौजा सिंह ने जब देखा कि छज्जू शाह अपनी बात पर डट गया है, तो वह जमानत देने के लिए राजी हो गया। शाह, हमारे पास जमानत रखने के लिए एक ही चीज होती है, और वह मैं तेरे नाम रहन कर नहीं सकता, क्योंकि कानून इजाजत नहीं देता। सर, छोटे राम के बनाए हुए कानून की बात कर रहे हो? जेलदार जी, उसका इलाज मेरे पास है। छज्जू शाह अपना मुंह जेलदार के पास कान के पास ले जाकर बोला, मेरे संबंध जमीनों के मालिक है। उनके नाम तो आपकी जमीन रहन रखी जा सकती है। चलो वह ना सही, बाब बाब बाबक वाला जगता जाट भी मेरा अपना आदमी है। उसके नाम रहन करवा देना। रहन मतलब गिरवी रख देना। जेलदार फौजा सिंह और चौधरी हरनाम सिंह चबूतरे के दूसरी ओर चले गए और आपस में सलाह करने के बाद छज्जू शाह के पास आ गए। चौधरी हरनाम सिंह छज्जू शाह की आंखों में झांकता हुआ बोला, जेलदार की 8-10 घुमाव बंजर जमीन है, उसमें से 2 घुमाव रहन रख लो। अगर यह जमीन रखनी है तो सूद भी डबल होगा। सूद मतलब ब्याज। जिस जमीन में घास का तिनका भी नहीं उगता हो, उसे रहन रखकर मैं क्या कमाऊंगा? छज्जू शाह ने कहा। वही तीनों आपस में फिर सलाह करने लगे और धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी और सिर निकट होते गए। जब फौजा सिंह अपनी जेलदारी का रौब दिखाने लगता तो शाह इस तरह पैंतरा बदलता कि जेलदार को फिर झुकना पड़ता। चौधरी हरनाम सिंह जेलदार को एक बार फिर चबूतरे से परे ले गया और थोड़ी देर के बाद शाह के कान में कुछ कहा। शाह ने कुछ क्षण सोचने के बाद चौधरी से 1-2 प्रश्न पूछे और फिर निर्णयात्मक स्वर में बोला, अच्छा जेलदार साहब, आप कोई पराये तो है नहीं? नहीं, आपके इलाके के मालिक हैं। आप चौधरियों और
सरदारों के सहारे तो हम लोग गांव में इज्जत से ही दिन काट रहे हैं। छज्जू शाह ने दोनों के कान के पास मुंह ले जाकर अपना फैसला सुना दिया। चौधरी और जालदार दोनों चौंक गए, लेकिन छज्जू शाह ने उनको एक शब्द भी बोलने का अवसर नहीं दिया। वह अपनी विजय पर मुस्कुराता हुआ बोला, आप चौधरी ठहरे जमीनों के मालिक, हम ठहरे मजदूर। हटवानिए, आप लोगों के सहारे दाल रोटी चल रही है। आप बड़ी से बड़ी चोट सह सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर एक बार गिर गए तो बस सारी उम्र नहीं उठ सकते। क्यों काली? छज्जू शाह ने अपनी बात की पुष्टि के लिए काली को संबोधित करते हुए कहा। काली उत्तर में मुस्कुरा दिया। वह हैरान था कि छज्जू शाह चौधरी और जैलदार के सामने अपने आप को इतना हीन क्यों जता रहा है। मंगू ने जब छज्जू शाह को काली को संबोधित करते हुए देखा तो वह बनौले की खड़ी बोरी के पीछे से झांकता हुआ बोला, शाह जी तुम तो सेठ हो सेठ। दुनिया में दो तरह के ही तो आदमी हैं, एक चौधरी और दूसरे सेठ। चौधरी और जैलदार एक बार फिर आपस में सलाह करने लगे। चौधरी जैलदार पर शाह की बात मानने के लिए जोर दे रहा था, लेकिन वह कुछ हिचकिचा रहा। मंगू ने काली पर अपना महत्व पूरी तरह जिताने के लिए इस अवसर से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहा। वह एक बार फिर बोरी के पीछे से सिर निकालकर ऊंचे स्वर में बोला, जैलदार साहब, आप साहा की बात मान ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि उनमें से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो वह बोरी के पीछे से उठा और उनके निकट आकर बोला, मेरी बात मानो तो साहा कोई नाहक बात नहीं कह रहा कि वह कोई गैर आदमी तो नहीं है। जब मंगू ने महसूस किया कि इस बार भी उसकी बात का अनसुना कर दिया गया है तो वह उनकी ओर एक कदम बढ़कर छज्जू शाह को संबोधित करता हुआ बोला, शाह जी आप ही कुछ नरम पड़ जाओ। उसके बाद मंगू ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि चौधरी हरनाम सिंह गरजती हुई आवाज में बोला, कुत्ते की औलाद चुप बैठ। कुत्ता चमार अपने आप को बड़ा पंच समझता है। छज्जू शाह भी मंगू को डांटता हुआ बोला, मंगू क्यों मूर्ख बनता है, बड़ों की बात में क्यों दखल देता है। मंगू खिसियाना हो फिर भी बनौली की बोरी के पीछे जा बैठा और मुंह ही में बुदबुदाने लगा। उसने काली की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ जैसे वह उसके निरादर पर बहुत प्रसन्न है। वह दबी आवाज में काली को गालियां और धमकियां देने लगा। काली गर्दन झुकाए हुए सोच रहा था कि चौधरी ने मंगू को कुत्ता चमार क्यों कहा। काली अपने क्रोध को दबाता हुआ उठ खड़ा हुआ, लेकिन छज्जू शाह उसे हाथ में बैठने का इशारा करता हुआ बोला, बाबू कालीदास तू कहाँ चला, बैठो बैठो, यह तो सिगरेटें पियो, लो यह सिगरेटें पियो। सिगरेट पियो। छज्जू शाह ने लैंप पर सिगरेट और माचिस उसकी ओर फेंकते हुए कहा। काली सिगरेट सुलगाकर फिर बैठ गया और मंगू अपने अंदर ही अंदर जहर घोलता हुआ अपने पास बैठे हुए शिकारी कुत्ते के गले में पड़े पट्टे को कसने लगा। चौधरी हरनाम सिंह ने कुत्ते की चूं चूं की आवाज सुनी तो मंगू को रोब देखकर कुत्ते के गले का पट्टा ढीला करने के लिए कहा। मंगू बोरी के पीछे से निकलकर बोला, पट्टा तो ढीला है, बैठा बैठा तंग आ गया है तो इसे हवेली में ले जा और पट्टा उतार कर बड़ा फाटक बंद कर देना। चौधरी ने कहा। मंगू कुत्ते की जंजीर थामे काली को घूरता हुआ चबूतरे के नीचे उतर गया। जब जैलदार हौसिया और छज्जू शाह की बात सिरे चढ़ती नजर नहीं आई तो चौधरी हरनाम सिंह जैलदार से बोला, जैलदार अगर तू अपनी जमीन रहन नहीं रखना चाहता तो मैं अपनी जमीन रख देता हूँ, जो काम करना है सो करना, दो गरीब जमीन के पीछे क्यों जान दे रहा है। यह है चौधरियों वाला दिल गुर्दा। छज्जू शाह ने खुश होते हुए ऊंचे स्वर में कहा, जैलदारी जी मैं ब्याज में दमड़े पाई की कमी कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त आपको माननी ही पड़ेगी। नीति के विरुद्ध जाना मेरा धर्म नहीं है, भगवान गवाह है। मुझे अपनी रकम और ब्याज का फिक्र
नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपनी ज़रूरत और इज्जत का ख्याल है। जी जी खोलकर खर्च करो। अगर सरदार और चौधरी लोग खर्च नहीं करेंगे तो क्या कुम्हार और चमार करेंगे? छज्जू शाह ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। क्या कहा? आगे, जैलदार ख्वाजा सिंह के लिए अब कोई राह नहीं रह गई थी। चौधरी हरराम सिंह का संकेत पाकर उसने हाँ कह दी। तीनों उठ उठ खड़े हुए। छज्जू शाह जैलदार से छज्जू शाह जेलदार से बोला, आपको पता है कि जो कागज पत्तर चाहिए किसी को तहसील भेजकर मंगवा लेना। मैं इतनी देर में रकम का बंदोबस्त कर लूंगा। चौधरी हरनाम सिंह और जेलदार फौजा सिंह छज्जू शाह से दिन निश्चित करके चबूतरे से उतरने लगे। उन्हें जाते देख काली भी खड़ा हो गया। चौधरी हरनाम सिंह ने उसकी ओर ध्यान से देखा और उसे उजले कपड़ों का जायजा लेता हुआ बोला, सुना काली, क्या हाल है तेरा? काली के उत्तर देने से पहले ही सज्जू साहब बोल बैठा, चौधरी काली पक्का मकान बना रहा है। चौधरी ने एक बार फिर काली पर नजर डाली और कुछ कहे बिना ही चबूतरे के नीचे उतर गया। जब वह कुछ देर निकल गए तो छज्जू साहब काली से बोला, क्या किया जाए? चौधरी लोग हैं, जमीनों के मालिक हैं, रुपए पैसे की जरूरत होती है तो इधर आ जाते हैं। इनकी जरूरत पूरी करनी ही पड़ती है। अगर ना करो तो अब कभी दुकान में डाका और कभी घर में चोरी। कब अभी तो 1000 रुपए मांग रहा है। लड़की की शादी के लिए हाथ उधार चाहता है। या तो कागज पत्तर होते हुए रकम खा जाते हैं। हाथ उधार ली हुई कब वापस करेंगे? काली अपने मन की बात कहने के लिए छज्जू शाह को कि हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, शाह जी, इस दुनिया में हर आदमी हाजातमंद है। बंदा ही बंदे का दारू है। इस इलाके में किसी को रुपए पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके पास ही आएगा। बंदा किसी का क्या कर सकता है? करने वाला तो भगवान है। बंदा तो सिर्फ बहाना बताता है। छज्जू शाह ने नम्रता से कहा। काली छज्जू शाह की ओर देखता रहा। अपने मन की बात कह डाले लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार उसने जेब में 25 रुपए निकाले और छज्जू शाह की ओर बढ़ाता हुआ बोला, इधर आया था ताकि आपको वे रुपए देता जाऊं जो चाचा से ने आपसे लिए थे। छज्जू शाह कृत्रिम ढंग से याद करता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, अच्छा अच्छा, याद आ गया। यह तो 10-12 साल पुरानी बात है, शायद इससे भी ज्यादा पुरानी हो। वह तो मुझे पता नहीं। आपने 25 रुपए बताए थे, 100 मैं ले आया हूँ। लेकिन उस इसके साथ सूद भी होगा। चलो 12 साल का ना सही, 6 साल का ही दे दो। आप अपने आदमी में इतनी रियायत तो करनी ही चाहिए। छज्जू शाह ने 25 रुपए के 3 नोट 25 के नोट 3-4 बार उंगलियों में मसलने के बाद कहा। काली ब्याज की बात सुन कुछ उदास सा हो गया क्योंकि छज्जू शाह ने पहले इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। काली प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न भाव में से बोला, कितना ब्याज है शाह जी? 16 रुपए और दे दो, वैसे बनते तो ज्यादा है। छज्जू शाह ने हिसाब लगाते हुए बताया। काली उनके उसके हाथ में 16 रुपए थमा दिए। उसने एक इन नोटों को भी 3-4 बार गिना और उन्हें कमीज के नीचे कुर्ती की अंदरूनी जेब में रखकर बोला, पहले मलका का चांदी का रुपया चलता था, फिर जॉर्ज पंचम का चांदी का रुपया। जेब में 10 रुपए भी हो तो महसूस होता था कि उसमें कुछ है। अब कागज के नोट आ गए हैं, जेब में 1000 रुपए भी डाल लो तो खबर तक नहीं होगी। तो यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।